बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। लास्ट क्लास में हम लोग फार्मूला डिराइव किए थे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक चीज और यहाँ पे समझ लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? तो सिंपल वे में हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल करे, नहीं तो अगर यहाँ प्लेन एरिया में अगर तुम वाटर को बॉयल करोगे वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करेगा, लेकिन हिलीज एरिया में चले जाओ, वहाँ पे वाटर को बॉयल करोगे तो 100 से कम ही में बॉयल कर जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड बॉयल करे तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे तो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो रहा है, जबकि हिलीज एरिया में क्या हो रहा है, कम ही टेम्परेचर 100 से कम ही में बॉयल हो रहा है। तो ये हमारा डिफिनेशन नहीं है। डिफिनेशन क्या है उसको समझो। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 760 mmHg होता है, 760 mmHg होगा। अभी मान लो वाटर का 30 डिग्री सेल्सियस है, इस समय वेपर प्रेशर मान लो 200 mmHg है। और लास्ट क्लास में बताए कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। 200 से 300, 400, 500, एक समय ऐसा आएगा कि 760 हो जाएगा, मतलब दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक सॉल्वेंट का या लिक्विड का वेपर प्रेशर मैच कर जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और हम लोग जानते हैं जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है। यहाँ पे मान लो कितना हो जाए, 500 mmHg हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कम ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे और हमारा लिक्विड बॉयल करने लगेगा। यानी सिंपल वे में समझ जाना है कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं वेपर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of the substance becomes equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure is called boiling point. जैसे वाटर का टेम्परेचर तुम 100 डिग्री सेल्सियस कर दो, यानी उसका बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस कर दो, और उस समय वाटर का वेपर प्रेशर मेजर करोगे ना तो कितना होगा, 760 mmHg, दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कह सकते हो कि at 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स 760 mmHg, that is equal to atmospheric pressure. Hence
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या है, अभी न्यूमेरिकल बनाओगे तो उसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का नहीं दिया रहता है, बल्कि जो सॉल्वेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया रहेगा। जैसे वाटर होगा तो बोल देगा कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या 373 केल्विन टेम्परेचर है, तो तुमको वहाँ पे वेपर प्रेशर अपने से लेना होगा। तो याद रख लेना, किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं एट बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्वेंट, एनी लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और याद रख लेना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है, 1 atm भी बोल सकते हैं, 1 atm। और 1 atm बराबर अलग अलग यूनिट में दिखा सकते हैं, 760 mm ऑफ Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या इसी को बोल सकते हैं 0.76 मीटर ऑफ Hg, या इसी को बोल सकते हैं 760 टोर बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं 1.013 बार बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं 013 इंटू 10⁵ पास्कल बोल सकते हैं। मतलब जिस यूनिट में तुम्हारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दिया रहेगा, उसी यूनिट में तुमको वेपर प्रेशर लेना पड़ेगा सॉल्वेंट का। तो कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर नहीं दिया रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट दिया रहेगा, तो उसमें यही वेपर प्रेशर हम लोग लेंगे। हम नोट्स में कुछ क्वेश्चन बना के दिए हैं, वो सारा एनसीईआरटी का है, तो उसको एक बार देख ही लिए होगे, ठीक है। बाकी हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लें, ठीक है। क्वेश्चन भी भेज देंगे, उसमें प्रैक्टिस कर लेना है। और इसके अलावा हम लोग चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ के चारों का क्वेश्चन एक साथ बनाएंगे, ठीक है। तो अब जो सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस समझने से पहले हम लोग बात करेंगे मेम्ब्रेन का। और मेम्ब्रेन जो होता है, मेम्ब्रेन जैसे आउटर बाउंड्री होता है ना, मेम्ब्रेन बायो में पढ़ते हो मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन जो होता है जेनरली 4 तरह का होगा ना। एक को हम लोग बोलते हैं इम्परमीबल मेम्ब्रेन, इम्परमीबल वॉल्यूम बढ़ाने बोल रहे हैं कि तो इम्परमीबल मेम्ब्रेन एक होगा, और एक होता है परमीबल मेम्ब्रेन, परमीबल मेम्ब्रेन, और एक होता है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, और एक होता है हमारा सिलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमीबल सेमी परमीबल मेम्ब्रेन को शॉर्टकट में बोलेंगे SPM, सेमी परमीबल। इम्परमीबल, परमीबल और सेमी परमीबल, और एक लास्ट जो है वो है सिलेक्टिव परमीबल। इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, तो हम लोग मेम्ब्रेन लेते हैं और उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पास करा के देखेंगे कि सॉल्यूट पास हो रहा है या सॉल्वेंट पास हो रहा है, या दोनों पास कर रहा है या दोनों पास
नहीं कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे इम्परमीबल, नाम से ही पता चल रहा है इसमें ना तो सॉल्यूट पास करेगा और ना ही सॉल्वेंट पास करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्परमीबल मेम्ब्रेन। लेकिन परमीबल मेम्ब्रेन जस्ट इसी का ओपोजिट है। मतलब क्या होगा, ये सॉल्यूट को भी पास करेगा और सॉल्वेंट को भी पास करेगा, दोनों को पास करेगा। इसको हम लोग बोलेंगे परमीबल मेम्ब्रेन, परमीबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और परमीबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल तुम लोग याद रख लेना, बायो में पढ़ते हो, खासकर बॉटनी में, सेल वॉल। सेल वॉल क्या हो गया, परमीबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है। अब सेमी परमीबल मेम्ब्रेन का बात करेंगे। सेमी का मतलब ही होता है आधा, मतलब आधा पास होने देगा। आधा पास मतलब सॉल्यूट यानी नमक पास होना आसान है कि लिक्विड वाटर पास होना आसान है। तो आसान क्या है, सॉल्वेंट ना, वाटर, यानी ये सिर्फ क्या करेगा, सॉल्वेंट को पास होने देगा, सॉल्वेंट को। और सिलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन जो है, सिलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन, वो सिलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है कि सॉल्वेंट को तो पास होने देगा, सॉल्वेंट, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, ए फ्यू सेलेक्टेड सॉल्यूट, कुछ सॉल्यूट को भी पास होने देगा। जैसे हमारे केस में जितने भी सेल है आरबीसी को छोड़ के सारा क्या है, सेलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन। मतलब बॉडी में क्या है कि ब्लड से क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह सारा चीज़ जाएगा ना, वाटर भी जाता है, हर चीज़ जाएगा ना। तो क्या करता है वो, सॉल्वेंट को तो लेता है, लेकिन जो ज़रूरत का जो सॉल्यूट है उसको भी सिलेक्ट करके लेगा, इस तरह से। तो ये सिलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन। हम लोग को ऑस्मोसिस जानने के लिए सेमी परमीबल मेम्ब्रेन जानना है। तो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या हो गया, वैसा मेम्ब्रेन जो ओनली सॉल्वेंट को पास करने देगा, सॉल्यूट को पास करने नहीं देगा। तो उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। मतलब एसपीएम किसको बोलेंगे, द मेम्ब्रेन which allow only solvent molecules to pass through it is called SPM। जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करने देगा उसको हम लोग बोलेंगे एसपीएम, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। इसमें एग्जाम्पल पूछता है, तो एग्जाम्पल में जैसे पिग्स ब्लाडर, गोट्स ब्लाडर, अरे ये तो बायो वाला एग्जाम्पल हो गया, केमिस्ट्री वाला एग्जाम्पल होना चाहिए ना, तो केमिस्ट्री वाला ही एग्जाम्पल पूछेगा। तो इसमें याद रख लेना, ए थिन फिल्म ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड। अब लगा केमिस्ट्री ना, कॉपर फेरोसाइनाइड, फार्मूला हो जाएगा Cu2Fe(CN)6। ये फार्मूला दे करके भी पूछता है कि इसका प्रेसिपिटेट जो है वो एसपीएम के जैसा बिहेव करेगा, तो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के जैसा कौन बिहेव करेगा, कॉपर फेरोसाइनाइड, Cu2Fe(CN)6 ना। इसी की तरह से ए थिन फिल्म ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखेंगे ना, एक क्या हो गया कॉपर फेरोसाइनाइड और दूसरा क्या हो गया सेल्यूलोज एसीटेट। ये एसपीएम के जैसा बिहेव करेगा ना। तो ये मेम्ब्रेन के बारे में बात हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का बात करेंगे।
तो ऑस्मोसिस होता क्या है उसको समझो। हम यहां पे क्या ले लिए, सॉल्वेंट ले लिए और एक साइड सॉल्यूशन ले लिए, एक साइड सॉल्वेंट ले लिए, एक साइड सॉल्यूशन ले लिए, और दोनों को सेपरेट कर दिए थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। मान लेते हैं ये एसपीएम है और इधर रख दिए क्या, ये सॉल्यूशन है और ये तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब इसमें सॉल्यूट भी है और H2O सॉल्वेंट भी है, और इधर जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, H2O है। मतलब प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ले लिए, दोनों को सेपरेट कर दिए थ्रू एसपीएम, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने देगा। अब यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे देखना है ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है और ये भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। अब ये वाला सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर आएगा या ये वाला सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर आएगा, क्योंकि एसपीएम तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास करने देगा। ये प्योर सॉल्वेंट वाला मतलब हमारा डायरेक्शन सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन होगा, वाटर का मूवमेंट, या सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट होगा, ये देखना है हम लोग को। तो यहाँ पे देखो ये प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट है तो यहाँ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा कि नहीं, पी नॉट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट लास्ट क्लास में भी बताए थे। अब यहाँ पे क्या है, ये तो एसपीएम है हमारा, एसपीएम। अब इधर भी वेपर प्रेशर लगेगा और ये किसका, कौन सा वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का होगा, सॉल्यूशन का। अब हम लोग लास्ट क्लास में ही जाने हैं क्या है कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस, मतलब वेपर प्रेशर जो होगा प्योर सॉल्वेंट का ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये ज्यादा है। अब ये ज्यादा है तो ये प्रेशर डालेगा और ये प्रेशर डालेगा तो इधर का मूवमेंट हो जाएगा मॉलिक्यूल का, और यही मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। मतलब डायरेक्शन कहां से कहां होगा, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग सॉल्यूट डाल दिए, इधर भी थोड़ा सा डाल दिए, मतलब ये भी सॉल्यूशन हुआ और ये भी सॉल्यूशन, लेकिन ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और ये क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये डायरेक्शन हो गया। या डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, लोअर कंसंट्रेशन, ये लोअर कंसंट्रेशन हो गया, लोअर कंसंट्रेशन, और ये हो जाएगा हमारा हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन। मतलब प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम solvent to solution or from dilute solution to concentrated solution or from a region of lower concentration to a region of higher concentration, यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। मतलब हम लोग लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ solvent molecules from solvent to solution or from dilute to concentrated solution or from a region of lower concentration to a region of higher concentration. तो हमेशा डायरेक्शन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। सुनने में तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ जानते हैं, दुनिया में हर चीज़ जो होता है हायर टू लोअर होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। सोचने का बात है, सिर्फ यहाँ पे भी हायर टू लोअर हो रहा है, लेकिन याद रख लेना मूवमेंट किसका हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल, कहाँ से कहाँ, ज्यादा वाटर से कम वाटर की ओर।
यहाँ पे भी जो घूम रहा है, मूव कर रहा है, उसको अगर देखें तो हायर वाटर कंटेंट टू लोअर वाटर कंटेंट ही मूवमेंट हो रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन के टर्म पे उल्टा हो जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अगर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन गैस का होता है तो वो हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, वो होता है डिफ्यूजन। लेकिन वहाँ पे सेमी परमीबल मेम्ब्रेन का कोई काम नहीं, उसका ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि जब ओस्मोसिस होता है तो किसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ देख ही रहे हैं, जब ओस्मोसिस हुआ तो क्या हुआ, इधर का वाटर इधर जाएगा तो इसका ना वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी जब भी ऑस्मोसिस होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेज। ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस हो गया। और अब हम लोग को समझ में आएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। ये ऑस्मोसिस हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, ये हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेपरेट कर दिए थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, SPM। ये तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया और ये हो जाएगा सॉल्यूशन। मतलब इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है ना, सॉल्वेंट भी, और इसमें क्या है, सॉल्वेंट है। अब क्या होगा, इस तरह का कंडीशन कर देंगे तो ऑस्मोसिस होगा, और ऑस्मोसिस होगा मतलब इधर का वाटर मॉलिक्यूल इधर जाना लगेगा कि नहीं। अब सिंपल सा बात यहां पे ध्यान दो, ये तुम्हारा घर है। अब एक गेस्ट आ रहा है, तो गेस्ट क्या हो गया, एक आ रहा है तो अतिथि देवो भव। लेकिन ये लॉकडाउन में एकदम लाइन लग गया और सब कोरोना वाला है, तो क्या करोगे, सब घुसना चाह रहा है तुम्हारे घर में, तो तुम क्या करोगे, अंदर से एक प्रेशर डालोगे और दरवाजा बंद कर दोगे। मतलब इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ गैस। उसी तरह से देख लो, ये वाटर मॉलिक्यूल इधर जा रहा है तो ये क्या करेगा, ये एक प्रेशर अप्लाई करेगा ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को का एंट्री को स्टॉप करने के लिए, और वही प्रेशर क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और इसी को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब द प्रेशर exerted by the solution in order to prevent the entry of solvent molecules into it is called ऑस्मोटिक प्रेशर। और इतना भी नहीं तो सिंपल वे में याद रख लेंगे कि ऑस्मोसिस हुआ तब ना प्रेशर आया, यहाँ पे प्रेशर डेवलप हुआ। मतलब वैसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस के चलते डेवलप होता है उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब वो वाला जो डिफ्यूजन है अलोंग द कांस्टेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑस्मोसिस ना, ऑपोजिट कंसंट्रेशन। तो सुन लो, यानी हम सिंपल वे में क्या कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रेशर डेवलप ड्यू टू ऑस्मोसिस। बस उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे।
मतलब एक बार देख लो, ये बताए थे ना अभी, ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है ना, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है, और इधर H2O मॉलिक्यूल है, और इधर सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट प्लस क्या है, सॉल्वेंट है, H2O है। तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल इधर जाने लगेगा, और इसका एंट्री को रोकने के लिए क्या करेगा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा सॉल्यूशन, और जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसी को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, या सीधे शब्दों में प्रेशर डेवलप ड्यू टू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक टर्म और समझो, वो है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का उल्टा, उल्टा गंगा बहाना। मतलब क्या हुआ, देखो इस तरह अभी लिए थे, ये SPM है, ये SPM है, इधर रखे थे प्योर सॉल्वेंट, और इधर क्या था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट था। तो अगर ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा तो ऑस्मोसिस, प्योर सॉल्वेंट वाला मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाएगा तो ऑस्मोसिस, लेकिन सॉल्यूशन वाला अगर इधर आ जाता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। और ये कैसे होता है तो सुन लो, यहां पे ये इधर जाएगा ना, तो ये तो इसको रोकने के लिए एक प्रेशर अप्लाई करेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या करेंगे, इधर एक पिस्टन लगा देंगे, और इधर क्या करेंगे, एक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर डालेंगे या एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे, और वो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इधर से क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये मॉलिक्यूल इधर चला आएगा, और इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब व्हेन एन एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड which is greater than osmotic pressure to the solution side, then solvent molecule from the solution move out. This is called reverse osmosis ना। तो बोलेंगे when an external pressure या extra pressure greater than osmotic pressure is applied to the solution side, then solvent molecules from the solution move out. This is called reverse osmosis। जब सॉल्यूशन का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, और ये पॉसिबल कब है, जब हम बाहर से एक प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, तो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव आउट कर जाएगा, और इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या फ़ायदा है वो अभी दिखाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या फ़ायदा है वो दिखाते हैं। यहाँ पे हम एक SPM डाल दिए, ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। अब क्या करें, इधर हम घर से पानी ले आए, फ्रेश वाटर, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, H2O है, और इधर ले आए क्या, सी वाटर रख दिए, सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट भी होता है और वाटर भी है। तो ये तुम्हारा SPM है। तो अब क्या होगा, ये H2O मॉलिक्यूल इधर मूव करेगा, ऑस्मोसिस होगा, H2O मॉलिक्यूल इधर मूव करेगा, ऑस्मोसिस होगा। लेकिन हम इधर क्या करते हैं, एक पिस्टन डाल देंगे, पिस्टन, और यहां पे एक प्रेशर अप्लाई करेंगे ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या होगा,
ये मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा कि नहीं, मतलब सी वाटर वाला H2O इधर आ गया। अब आराम से तुम बोतल में भर के पियो, बेचो, कुछ भी करो। मतलब क्या किए, सी वाटर से सॉल्ट अलग कर दिए, वाटर अलग हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। डी मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस is useful in the desalination of seawater। और इसमें ये जो एसपीएम यूज होता है इसके बारे में भी पूछता है, तो इसमें याद रख लेना, ना तो गोट्स ब्लाडर यूज करते हैं, ना तो पिग्स ब्लाडर यूज करेंगे, और ना ही कॉपर फेरोसाइनाइड। साइनाइड पीना है, मरना थोड़ी ना है, तो साइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड भी यूज नहीं करते हैं। इसमें जो एसपीएम यूज होगा वो होगा एसपीएम यूज्ड, जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज एसीटेट यूज करते हैं। मतलब डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में हम लोग सेल्यूलोज एसीटेट एसपीएम में यूज करेंगे ना। तो ऑस्मोसिस हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया ना। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। हाइपर मतलब क्या होता है, एक्सेस, हाइपर सीक्रेशन सब बोलते हो ना, एक्सेस यानी हाइयर, हाइपो लोअर, लोअर, टॉनिक को मान लो कंसंट्रेशन, इसको भी कंसंट्रेशन। मतलब क्या हुआ, वैसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हाइयर होगा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, और जिसका कंसंट्रेशन लोअर होगा हाइपोटोनिक कहलाएगा। और आगे चल के बताएंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मतलब चाहे तुम हाइयर कंसंट्रेशन बोलो या हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर बोलो तो वो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लोअर कंसंट्रेशन या लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलो एक सॉल्यूशन दे दिए, एक सॉल्यूशन दे दिए ब्लू वाला है ना। अब बताओ कि ये हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है। तो एक सॉल्यूशन से हम लोग नहीं बता सकते हैं ना, उसके बगल में एक दूसरा सॉल्यूशन भी रखना होगा। तो चलो दूसरा सॉल्यूशन भी रख दिए, ब्लैक वाला। अब दोनों को देखेंगे, अब जानेंगे कि कौन हाइयर कंसंट्रेशन वाला है, कौन लोअर कंसंट्रेशन वाला। तो देख के तो नहीं बता सकते हैं ऐसे, लेकिन क्या करेंगे, हम दोनों को सेपरेट कर देंगे थ्रू एसपीएम, 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 एसपीएम। अब क्या होगा, थोड़ी देर बैठ के देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल का मूवमेंट किधर हो गया। मान लो ब्लैक वाला इधर हो गया, आ गया, तो मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इधर हुआ, यानी ऑस्मोसिस हमेशा क्या होगा, कहां से कहां होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। मतलब ये वाला हाइपोटोनिक हो गया, ये वाला हाइपरटोनिक हो गया। मतलब क्या होगा, जब दो सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर देंगे थ्रू सेमी परमिबल मेम्ब्रेन, देन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। और लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे और हायर कंसंट्रेशन वाले को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब ऑस्मोसिस हमेशा लोअर से हायर होता है। हम लोग कह सकते हैं ना हाइपोटोनिक,
टू हाइपरटोनिक, मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमेशा याद रखेंगे हायर कंसंट्रेशन और हायर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सॉल्यूशन जो होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, और लोअर कंसंट्रेशन और लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सॉल्यूशन हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। और हमेशा ये लिखेंगे ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, हमेशा ऑस्मोसिस होगा हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। इसको याद रखेंगे और इसी से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा हमारा। बोलेगा what happened when RBC is placed into hypotonic solution, or what happened when RBC is placed in hypertonic solution, तो पहले ही बात किए थे कि हमारे बॉडी का जितना भी सेल है, सेल वो क्या है, सेलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन। लेकिन आरबीसी जो है, आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी में कुछ भी अगर होगा सिलेक्टिव तो तुम लोग अपना समझोगे। अगर हम सेमी परमीबल मेम्ब्रेन नहीं मानेंगे तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा। ऐसे भी सेल का सिलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन होता है। आरबीसी तो रेड ब्लड कार्पसल्स है, नॉट सेल ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल मिसिंग होता है। इसलिए जब सेल इसको नहीं बोल रहे हैं तो मान लो कि ये सिलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन नहीं है। हाँ, तो देख लो इसमें क्या बोल रहा है, हाइपोटोनिक में डाल रहे हैं, मतलब किसको डाल रहे हैं, आरबीसी को हाइपोटोनिक में डाल रहे हैं, हाइपोटोनिक में, मतलब बाहर का जो सॉल्यूशन है ना वो हाइपो है, किसके कंपेयर में, आर वाले कंपेयर, मतलब हाइपर। तो क्या होगा, हमेशा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल यानी ऑस्मोसिस क्या होता है, हाइपो टू हाइपर होगा, यानी धीरे धीरे वो क्या होगा, स्वेल करेगा। अगर प्लांट सेल वाला जो बात होता, प्लास्टिड वगैरह अगर लेकर के अगर क्लोरोप्लास्ट ये सब बोलता तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वेल कर जाएगा ना, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है, सेल वाल नहीं है इसमें, तो क्या होगा, बस्ट बोलेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है ना आंसर, बस्ट। ठीक है। और व्हाट हैपन व्हेन आरबीसी इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक, मतलब जस्ट इसका उल्टा है, मतलब आरबीसी को हम कहाँ डाल रहे हैं, हाइपरटोनिक में डाल रहे हैं। बाहर वाला हाइपर और अंदर वाला क्या होगा, हाइपो। तो क्या होगा, हमेशा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आउटसाइड हो जाएगा, और आउटसाइड हो जाएगा तो वहाँ पे आरबीसी क्या हो जाएगा, श्रिंक्स कर जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां ये हम एक सॉल्यूशन ले लिए, एक सॉल्यूशन और आरबीसी रख दिए, एक सॉल्यूशन ले लिए और इसमें हम लोग आरबीसी रख दिए। अब बैठ के देखते रहे, सुबह से शाम हो गया, कोई चेंजिंग नहीं आया। मतलब क्या हुआ, इसका कंसंट्रेशन और इसके अंदर का कंसंट्रेशन दोनों क्या है, सेम है।
क्योंकि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल मतलब ऑस्मोसिस होने के लिए एक का लोअर कंसंट्रेशन होना चाहिए, एक का हायर कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं हुआ, यानी दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। तो सेम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, मतलब सेम कंसंट्रेशन और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब द सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर are called isotonic solution। isotonic solution। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा याद रख लेना कि ऑस्मोसिस नहीं होता है, ऑस्मोसिस नहीं होगा, यानी बोल सकते हैं नो ऑस्मोसिस इज ऑब्जर्व in isotonic solution। No osmosis is observed in isotonic solution। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस नहीं होगा। अब सुन लो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन से न्यूमेरिकल पूछता है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए क्या होगा, फार्मूला होना चाहिए। तो चलो फार्मूला बनाते हैं। तो इसके लिए एक डायलॉग लिखेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन तो हम 10 टाइप का पढ़ा है ना, तो कौन सा कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, तो हमेशा याद रख लेना मोलर कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, मोलर कंसंट्रेशन। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होगा उसमें दोनों सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, ये एक सॉल्यूशन और ये एक सॉल्यूशन, अब दोनों बोल रहे हैं कि आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मतलब क्या होगा, इसका मोलरिटी इज इक्वल टू इसका मोलरिटी। और मोलरिटी के अंदर देखो तो क्या दिखाई देता है, हमको तो ये दिखाई दे रहा है मोल बाय वॉल्यूम, और यहां पे भी क्या होगा, मोल बाय वॉल्यूम। या मोल को देखो तो मोल बराबर क्या होगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, और ये वाला वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम। तो इस फार्मूला से नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है ना, तो इसलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। जब भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन पूछे हमारा ये फार्मूला यूज करेंगे और बना देंगे। एक दो क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है कि 10.2 ग्राम पर लीटर ग्लिसरॉल solution was found to be isotonic with 2% W by V aqueous glucose solution। aqueous glucose solution। What is the molecular mass? Molecular mass of
ग्लाइसेरॉल। तो देखो यहां पे एक एक डाटा निकाल लेना है दोनों सॉल्यूशन के बारे में। ये दो सॉल्यूशन है ना, दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन के बारे में बोला है 10.2 ग्राम, 10.2 ग्राम पर लीटर ग्लिसरॉल है, और दूसरा बोला है 2% W/V ग्लूकोज है। तो इससे क्या करेंगे, W2 बराबर क्या होगा, 2% मतलब 2 ग्राम, अब वॉल्यूम इसका हो जाएगा 100 ml, और मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 180, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 180। अब यहाँ का डाटा देख लो, इसमें 10.2 ग्राम मीन्स वेट जो है वो 10.2 ग्राम होगा, और वॉल्यूम जो होगा 1 लीटर। लेकिन जरा सा ध्यान दो इसमें कि यहाँ ml में है, यहाँ लीटर में, तो एक ही जात में कन्वर्ट करना है, तो या तो उसको लीटर में चेंज करो या इसको ml में। तो ये हमारा हो जाएगा 1000 ml, और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो दोनों आइसोटोनिक, तो आइसोटोनिक वाला फॉर्मूला W1/m1V1 इज इक्वल टू W2/m2V2। बस फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देंगे, 10.2 बाय मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और ये 1000, और ये तुम्हारा W2 2 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 180, और वॉल्यूम 100 कट जाएगा, ये 9 हो जाएगा। मतलब M1 जो होगा 10.2 इंटू 9, तो 91.8। तो जब भी आइसोटोनिक का आएगा इसी तरह से कुछ भी सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा, इस तरह से हम लोग वेट, वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि a 2% W/V solution of X was found to be isotonic, with 4% W/V aqueous sucrose solution. What is the molecular mass of X? What is the molecular mass of X? तो वैसे ही एक एक सॉल्यूशन का इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल लेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन में 2% है, ये X का है, X सॉल्यूशन है ना, और ये सुक्रोज है 4% W/W, 4% W/W। तो यहाँ पे बात करेंगे, वेट जो हो जाएगा 2 ग्राम, वॉल्यूम हो जाएगा 100 ml, और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सुक्रोज वाले का देख लो, सुक्रोज क्या हो गया, C12H22O11, C12H22O11। तो यहाँ पे वेट जो होगा वो 4 ग्राम्स हो जाएगा, वॉल्यूम जो होगा 100 ml हो जाएगा, और हमेशा याद रख लेना सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 342, मॉलिक्यूलर मास जो होगा 342। यानी आइसोटोनिक के लिए हम लोग लिख सकते हैं W1/m1V1 इज इक्वल टू W2/m2V2। तो W1 यहाँ पे 2, और मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ये 100 हो गया, और ये 4 हो जाएगा, और 342 इंटू 100, ये तो कट गया, ये 2 हो जाएगा,
यानी मॉलिकुलर मास बराबर 342/2 लब 171। तो आइसोटोनिक में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कुछ भी बोल सकता है ना, बस उससे M1 V1 और W1 निकाल लेना है। तो ये हम लोग का रहा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। एक आदमी था, नाम था वैन थॉप, नाम था वैन थॉप। ये क्या बोला ना कि जिस तरह से गैस में गैस मॉलिक्यूल का बिहेवियर होता है, गैस मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर होगा उसी तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का बिहेवियर होगा। क्या बोला कि जिस तरह से गैस में गैस मॉलिक्यूल का बिहेवियर होता है उसी तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का बिहेवियर होता है। इसलिए गैस में जो लॉज अप्लाई होता है वही लॉज यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये जैसे यहाँ बॉयल्स लॉ और गैल-लुसेक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ यूज होता है, फिर फाइनली क्या आता है PV = nRT। तो यहाँ पे भी पाई भी = क्या आएगा nRT। मतलब न्यूमेरिकल भी बनाएंगे ना ऑस्मोटिक प्रेशर का तो सारा वो गैसियस स्टेट वाले को ध्यान में रख के भी बनाएंगे, है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो पहले से भी हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ पे P के जगह सिर्फ चेंज क्या होगा, पाई होगा, और यहाँ R का वैल्यू दोनों वही है, सेम 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन जो हम लोग याद रखे हैं ना। लेकिन यहाँ पे R को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे R को हम लोग सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन कांस्टेंट। वैल्यू सेम है, सिर्फ नाम अलग होगा। तो ये भी वही बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ये सब यूज किया, लेकिन ये अपना नाम उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो पहला जो लॉ है वो है वैन थॉप बॉयल्स लॉ। वैन थॉप बॉयल्स लॉ, तो वैन थॉप बॉयल्स लॉ, तो सिंपल बॉयल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो देखोगे फाइनली यही आएगा इसमें भी, यानी बोलेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर of dilute solution is directly proportional to its मोलर कंसंट्रेशन। तभी बोले थे ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। यही लॉ से हम लोग को ये रिलेशन मिलता है ना, वैन थॉप बॉयल्स लॉ। और ये होगा हमेशा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मोलर कंसंट्रेशन मीन्स क्या हो गया, मोल्स बाय वॉल्यूम। ए इसलिए लिख रहे हैं ना, वो सॉल्यूट को दिखा रहा है ना, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसी को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्रोपोर्शनल टू मोल्स बाय वॉल्यूम। ये n मोल के लिए हो गया, फॉर n मोल्स के लिए हो गया। अगर हम इसी को 1 मोल के लिए लिखना चाहे, फॉर 1 मोल, तो यहाँ n के जगह 1 रखेंगे तो पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v आया कि नहीं, जो बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा वैन थॉप बॉयल्स लॉ हो गया। ठीक है,
एक और लॉ है इसमें, एक वैन ऑफ बॉयल्स लॉ हो गया और एक वैन ऑफ गे-लुजेक्स लॉ। तो सेकेंड वन क्या है? वैन ऑफ गे-लुजेक्स लॉ। ये क्या बोलता है? जैसे वहां पे क्या था गे-लुजेक्स लॉ में, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब at constant concentration, the osmotic pressure of a dilute solution is directly proportional to its एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा ना, मतलब वहां पे हम लोग को केल्विन में लेना है, टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, मतलब ये पाई प्रोपोर्शनल टू टी एट कांस्टेंट सी। तो ये दो रिलेशन आ गया ना। पहले भी गैसियस स्टेट में पढ़े हुए तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, तीन लॉ आता था, फिर तीनों को कंबाइन करते थे तो हमारा आता था गैस इक्वेशन। यहाँ हमारे पास दो लॉज है, दोनों को कंबाइन करेंगे और जो इक्वेशन आएगा तो वैन टॉप इक्वेशन कहलाएगा। तो ये वैन टॉप बॉयल्स लॉ, वैन टॉप चार्ल्स लॉ, दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो कंबाइंड फॉर्म वाला जो इक्वेशन आएगा दैट इज कॉल्ड वैन टॉप इक्वेशन। तो हम लोग देखेंगे वैन टॉप इक्वेशन, वैन टॉप इक्वेशन। तो फ्रॉम वैन टॉप बॉयल्स लॉ, वैन टॉप बॉयल्स लॉ से क्या जाने? पाई प्रोपोर्शनल टू सी, इक्वेशन वन। फ्रॉम वैन टॉप गे-लुजेक्स लॉ, गे-लुजेक्स लॉ, ये क्या है? पाई प्रोपोर्शनल टू टी, यानी दोनों रिलेशन में क्या है? पाई के ही प्रोपोर्शनल में, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो बोलेंगे ऑन कंबाइनिंग 1 and 2, तो क्या होगा? पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी। और हम लोग बचपन से जानते हैं प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट होगा यहाँ पे आर टी, आर या आर टी सी, राम टहल चौधरी कॉलेज याद रख लेना। और ये जो आर जो है, आर को बोलेंगे सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट। और वही वैल्यू होगा जो गैसियस स्टेट में था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे। और सुनो, इसमें न्यूमेरिकल जब भी अगर पूछेगा ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए तो आर तो घर से बैठाएंगे रटा रटाया, टेम्परेचर भी ढूंढने का जरूरत नहीं, वो तो दिया रहेगा केल्विन। और जो भी घुमाएगा क्वेश्चन ये कंसंट्रेशन में है, और कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी। अब मोलरिटी का किस किस टाइप का क्वेश्चन है पहले हम लोग देख चुके हैं कि परसेंट मास बाय वॉल्यूम दिया रहे या परसेंट बाय मास रहे, डेंसिटी रहे, तो किसी भी हालत पे हम लोग क्या करते हैं? मोलरिटी निकाल लेते हैं ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी से फायदा क्या है पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूट का, तो वही चीज अभी हम लोग देखेंगे, कैलकुलेशन फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन फॉर मॉलिक्यूलर मास,
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो वही फॉर्मूला वैन टॉप इक्वेशन से, फ्रॉम वैन टॉप इक्वेशन, कोई नया चीज नहीं है, सब गैसियस स्टेट में देख चुके हैं इसमें। फ्रॉम वैन टॉप इक्वेशन। अब वैन टॉप इक्वेशन क्या बोलता है? पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू सी आर टी, और सी इक्वल टू होता है मोल बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन है ना, तो मोल बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे पाई इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम आर टी, यानी इसी को लिखेंगे पाई भी इक्वल टू एन आर टी। और Na जो है यानी सॉल्यूट जो है, मोल जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे रखेंगे पाई भी इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू आर टी। और यही मॉलिक्यूलर मास तो निकालना है ना, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी बाय पाई भी। तो इस फॉर्मूला से हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन इसमें देखते हैं तो समझ में और आएगा। एक चीज देखो यहाँ पे, पाई इक्वल टू क्या आया? डब्ल्यू आर टी बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम। मतलब पाई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। पहले ही देखे थे ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, प्रॉपर्टी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये देखे थे। और ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर मास से कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है ना। यानी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, आइदर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मतलब पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। बायोम, लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम, नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम, नगराटोली और हीलू, रांची। एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम, लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। ये लिख रहे हैं इसलिए कि एक चीज ध्यान देना है इसमें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो यूज होता है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए होता है। हमेशा एक चीज याद रख लेना, अगर पॉलीमर है उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। मान लो कोई पॉलीमर है, उसका मॉलिक्यूलर मास है 6, 4, 6, 7, 8, 9, 10, चलो 8, 2, 5, तो इतना ज़्यादा इसका मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर का क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो पूछेगा इसमें से कि कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एक चीज देख लो,
मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा, तो ये जो वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा। अगर ये तीनों को देखते हैं तो अगर पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, या यहाँ बहुत थोड़ा वैल्यू आएगा, बहुत थोड़ा वैल्यू। और इतना छोटा वैल्यू आएगा तो तुम कोई भी डिवाइस से उसको मेज़र नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये भले ही ज़्यादा रहे, लेकिन इसका कुछ ना कुछ जो भी वैल्यू आएगा, इतना वैल्यू आएगा कि तुम आसानी से मेजर कर सकते हो। यानी हमेशा याद रख लेना। ठीक है, इन जनरल अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट किससे निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर के लिए कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, तो उसके लिए हमेशा यही चीज याद रख लेना, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि बाकी में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा तो ये वैल्यू बहुत कम होगा, और बहुत कम होगा, इतना कम होगा कि तुम उसको मेजर नहीं कर सकते हो। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर, कितना भी बड़ा मॉलिक्यूलर मास होगा, कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा उसको हम लोग मेजर कर ही सकते हैं। इसीलिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। यानी हम लोग नोट करके वहाँ लिखा हुआ है, या लिख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर is used for the calculation of molecular mass of solute। ये भी पूछता है ना, इसलिए इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, अब एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं। टर्म को भी थोड़ा सा याद रख लेना। टर्म जैसे मान लो मोलर सॉल्यूशन बोलता है, मोलर सॉल्यूशन, या इसी को बोलेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन बोलता है, नॉर्मल सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलरिटी क्या होगा, 1। मोलरिटी क्या होगा, 1। और नॉर्मलिटी, नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब नॉर्मलिटी 1। उसी तरह से सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलरिटी जो होगा, सेमी मतलब हाफ, हाफ मतलब क्या होगा, 0.5। उसी तरह से क्या होगा, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन होगा, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। उसी तरह से क्या होगा, सेमी मोलर हो गया, डेसी मोलर होगा, डेसी मोलर सॉल्यूशन। तो डेसी मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलरिटी क्या होगा, 1/10 मतलब 0.1। उसी तरह से सेंटीमोलर होगा, सेंटीमोलर सॉल्यूशन। सेंटीमोलर सॉल्यूशन मतलब मोलरिटी क्या होगा, 1/100 होगा मतलब 0.01। उसी तरह से मिलीमोलर हो जाएगा, मिलीमोलर सॉल्यूशन। मिलीमोलर सॉल्यूशन मतलब 1/1000, 0.001। ये सब क्वेश्चन में टर्म रहेगा तो इतना वैल्यू लेना पड़ेगा ना। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, what is the osmotic pressure, osmotic pressure of semi-molar solution at 27 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ नहीं करना है, सेमी मोलर दिया है मतलब कंसंट्रेशन होगा 0.5, हाफ ना, और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 27 + 273 केल्विन मतलब 300 केल्विन।
300 केल्विन। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, पाई इक्वल टू CRT। C कितना है 0.5, R कितना है 0.0821 और क्या होगा टेम्परेचर 300। तो याद रख लेना R का वैल्यू जो लिए हैं, R का वैल्यू 0.0821। अब इसका यूनिट देखो, लीटर, ATM, पर मोल, पर केल्विन। चलो 12.3 आ रहा है। चलो तो याद रख लेना, अगर वॉल्यूम निकालने के लिए बोलता तो वॉल्यूम किस में आता, लीटर में। अगर टेम्परेचर निकालने के लिए बोलता है तो टेम्परेचर किस में आता, केल्विन में। और प्रेशर निकालने बोला है तो हमारा किस में आएगा, ATM में। और अगर 12.3 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 760 mm ऑफ Hg हो जाएगा। और अगर 12.3 इंटू 1.013 तो ये बार में आ जाएगा। और अगर 12.3 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा या पास्कल में आ जाएगा। तो ठीक है, आज इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे देखेंगे ना। ठीक, थैंक यू।